हेलो बच्चों, हम लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं। तरंग प्रकाश की चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की। इसके पहले के सारे चैप्टर को हम कवर करते वीडियो बना चुके हैं। आपको जो चैप्टर का वीडियो देखना है आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ उस टॉपिक का नाम लिखिए तो वो आपको संभवतः मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में जनरली ये कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, इसलिए इसको समझना और इसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा टॉपिक है? यंग का द्विस्लिट प्रयोग, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली व्यतिकरण हम पढ़ चुके हैं, है ना, व्यतिकरण हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो यंग का प्रयोग है, यंग मतलब ये थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक, थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, ये सबसे पहला प्रयोग है जिसके आधार पर व्यतिकरण की व्याख्या की गई थी। इसके पहले और किसी साइंटिस्ट ने व्यतिकरण की व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया था, यंग ने किया था। तो इसको यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहा जाता है। द्विस्लिट या डबल स्लिट, स्लिट मतलब छिद्र या स्लिट मतलब झिरी। तो द्विस्लिट प्रयोग क्यों कहा जाता है इसको भी हम देखते हैं। इसमें क्या है, एक इस प्रकार का प्लेट है, लकड़ी का गत्ता या लकड़ी का प्लेट है, जिसके बीचों बीच क्या है, एक छिद्र है। मतलब ये इस प्रकार ऐसा रखा हुआ है, कागज या आपके किताब में देखें तो कागज के तल के लंबवत, यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत। इसका तल ऐसा है तो ये ऐसे, यहाँ पर बीचों बीच इसमें छिद्र है। इसके सामने एक और पर्दा है या एक प्लेट और है जिसमें दो छिद्र हैं, S1 और S2, है ना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। इसमें दो छिद्र हैं पास पास, दोनों छिद्र बहुत पास पास हैं और इस छिद्र से दोनों की दूरी क्या है, समान है। ठीक है, और इसके बाद एक और सामने क्या है, एक पर्दा है ना, पर्दा या स्क्रीन कह सकते हैं, जो ये इस प्रकार ऐसे सामने, मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो क्या होता है जब इस स्लिट से, इस स्लिट के सामने कोई स्रोत, कोई प्रकाश स्रोत रख दिया जाता है, तो इस प्रकाश स्रोत को रखते हैं तो यहां से एक तरंग निकलता है। तो ये तरंग है वो आगे जाकर फैलता है और इन दोनों तक एक साथ पहुंचता है, इन दोनों स्लिट तक एक साथ पहुंचता है। और दोनों स्लिट से एक साथ पहुंचने के कारण से यहां से एक तरंग निकलेगा, यहां से एक तरंग निकलेगा, मतलब ये द्वितीयक तरंग इकाएं निकलती हैं। स्लिट S1 और S2 से द्वितीयक तरंगें निकलती हैं। ठीक है, और उन द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य क्या होता है, व्यतिकरण, है ना। स्लिट S1 और S2 दो कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करता है, जहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है ना। S1 और S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण होता है ना। और उस अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है, व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं और व्यतिकरण की घटना के कारण कहीं कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होती है और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होती है। तो जैसे ये जो दिख रहा है इस पर्दे में, ये व्यतिकरण प्रतिरूप को दर्शा रहा है, व्यतिकरण प्रतिरूप या व्यतिकरण पैटर्न को दर्शा रहा है ना। इसमें ये जो दिख रहा है ये काली पट्टी है, बीच में
चमकीली पट्टी, फिर से क्या है, काली। मतलब इस पर्दे पर एकांतर क्रम में काली और चमकीली पट्टियां हमें प्राप्त होती हैं। तो पर्दे पर एकांतर क्रम में काली और चमकीली पट्टियां प्राप्त होती है, जिनको क्या कहा जाता है, फ्रिंज कहते हैं, है ना। ये जो दिख रहा है ये फ्रिंज है, ये काली पट्टियां दिख रही हैं, बीच में मतलब एकांतर क्रम में हमको चमकीली पट्टियां यहाँ पर दिखाई देंगी। और इसमें भी क्या विशेष बात होती है, मतलब इसके कुछ निष्कर्ष यहाँ पर है ना। यंग के द्विस्लिट प्रयोग का कुछ निष्कर्ष कि जब व्यतिकरण की घटना होती है तो एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कही जाती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, समस्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। समस्त फ्रिंज, चाहे दीप्त फ्रिंज हो या, है ना, ये जैसे अदीप्त फ्रिंज, दीप्त, है ना, इसको काली को क्या कहेंगे, अदीप्त कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, दीप्त कहेंगे। तो इस प्रकार दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें होती हैं। अधिकतम तीव्रता वाले को दीप्त फ्रिंज, न्यूनतम तीव्रता वाले को अदीप्त फ्रिंज। तो समस्त फ्रिंज चाहे दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, उनकी चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी दीप्त फ्रिंज होंगे उनकी तीव्रता एक समान, मतलब अधिकतम, और जितने भी अदीप्त फ्रिंज होंगे उनकी तीव्रता भी एक समान, मतलब लगभग शून्य होती है। ठीक है, तो ये यंग के द्विस्लिट प्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष, है ना। इस डायग्राम में क्या किया गया है, इस डायग्राम में भी व्यतिकरण को ही स्पष्ट किया गया है, प्लस पर किस आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर, है ना। इस डायग्राम में तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण की व्याख्या की गई है। यहां पर भी एक स्लिट एस है जो प्रकाश स्रोत के सामने रखा हुआ है। यहां से आगे बढ़कर तरंगे जो निकलती हैं वो स्लिट S1 और S2 जो इसके सामने रखी हुई है, इससे समान दूरी पर रखी हुई है, वहां एक साथ पहुंचती हैं। तो ये दोनों जो S1 और S2 है वो कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करते हैं। अब यहां से तरंगे जो आगे बढ़ती है उनको श्रृंग और गर्त के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर जो पूर्ण चाप है वो श्रृंग है, और जो डॉट डॉट करके चाप बना हुआ है ये क्या है, गर्त को दर्शा रहा है। तो स्लिट S1 और S2 से ये गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग ऐसे आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार हम आगे भी और बना सकते थे, इसमें भी यहाँ पर गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग, इस प्रकार से आगे यहाँ भी बढ़ रहा है। तो हमने व्यतिकरण पूरा पढ़ा हुआ है, मतलब दोनों तरंगे S1 और S2 से चलने वाली तरंगे क्या हो रही है, यहाँ पर अध्यारोपित हो रही है ना। अध्यारोपण हम इसी को कहेंगे, दोनों तरंगे यहाँ पर एक दूसरे में मिक्स हो जा रही हैं। तो अध्यारोपण में क्या हो रहा है, जैसे दोनों तरंगों का श्रृंग या दोनों का गर्त, जैसे इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर दोनों का श्रृंग एक साथ है, दोनों का गर्त एक साथ है, दोनों का श्रृंग दोनों का गर्त, है ना। ये जैसे ये इधर इसका श्रृंग, ये इसका श्रृंग, ठीक है, ये एक गर्त, ये दूसरे का गर्त, ये दूसरे पहले का श्रृंग, ये दूसरे का श्रृंग, ठीक है। तो जहां पर दोनों का श्रृंग या दोनों का गर्त साथ साथ होगा वहां पर क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी और हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, दीप्त फ्रिंज मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ बी, बी मतलब ब्राइट। क्लियर है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इधर से तो गर्त आ रहा है, इधर से श्रृंग, यहाँ पर इधर का गर्त है, इधर का श्रृंग, मतलब एक का श्रृंग और एक का गर्त इसमें हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आगे जाकर ऊपर में क्या होगा, एक अदीप्त फ्रिंज बनेगा। उसी प्रकार नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, इस दीप्त फ्रिंज के नीचे यहाँ पर एक का श्रृंग एक का गर्त है, यहाँ पर भी एक श्रृंग है और एक गर्त है, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त। तो इस लाइन में भी क्या होगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, डी फॉर डार्क, जो अदीप्त फ्रिंज को दर्शा रहा है।
उसके ऊपर और जाएं, ऊपर जाने पर दोनों का श्रिंक, फिर एक साथ दोनों का गर्द श्रिंक, ऐसा इधर भी दोनों का श्रिंक, दोनों का गर्द, दोनों का श्रिंक, इस प्रकार की स्थिति आ रही है तो फिर से हमको चमकीला फ्रिंज प्राप्त होगा। मतलब एकांतर क्रम में हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जो पर्दा एक्स वाई है उस पर व्यतिकरण की घटना है वो कैसे स्पष्ट होती है। क्लियर है ना। अब इस यंग के द्विस्लिट प्रयोग से तो इतना क्लियर हो गया है। कितना क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया कि व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट करने वाला यह पहला प्रयोग था। तो इस प्रयोग के माध्यम से क्या क्या बातें हुई, व्यतिकरण की जब घटना होती है तो एकांतर क्रम में हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। समस्त दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई या समस्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, मतलब दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है वो एक समान होती है। जितने भी दीप्त फ्रिंज होंगे सबकी तीव्रता एक समान मतलब अधिकतम होंगी, और जितने भी अदीप्त फ्रिंज होंगे उनकी तीव्रता न्यूनतम या शून्य के बराबर होंगी। ठीक है, तो ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे फ्रिंज चौड़ाई के लिए फार्मूला या फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। फ्रिंज क्या होती है तो क्लियर हो गया, दो प्रकार की फ्रिंजें होंगी, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज होंगी। ये क्लियर हो चुका है, अभी तक हम जान चुके हैं। ये वही अरेंजमेंट है, यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये एक स्लिट है जिसके सामने कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है, इसके सामने एक और जो पर्दा या प्लेट कह सकते हैं जिस पर दो स्लिट S1 और S2 हैं। स्लिट S1 और S2 से या स्लिट S से S1 और S2 दोनों की दूरी समान है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समान है। साथ ही साथ यहाँ पर S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक है, S1 और S2 का मध्य बिंदु यहाँ पर O1 है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो एक पर्दा XY है जो हमने हमेशा की तरह लिया हुआ है, पर्दा XY जिस पर व्यतिकरण की घटना को हम देखेंगे या व्यतिकरण के फ्रिंजों को प्राप्त करेंगे। तो S1 और S2 दो कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करेंगे, और S1 और S2 के तल से, मतलब S1 और S2 के तल से पर्दे की दूरी कितनी यहाँ पर है, D, कैपिटल D। तो पर्दे पर है ना, पर्दे के भिन्न भिन्न, अभी ये पर्दा है, इसमें ऊपर से नीचे हमको कई फ्रिंजें प्राप्त होंगी जहां पर दीप्त अदीप्त फ्रिंजें होंगी। तो दीप्त अदीप्त फ्रिंज है वो कैसे बनेंगे, वो डिपेंड करता है स्लिट S1 और S2 से पर्दे पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर पर, है ना। स्लिट S1 और S2 से जो तरंगे निकलती हैं वो पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा उन दोनों तरंगों के पथांतर पर। दोनों का पथांतर यदि शून्य हो गया या पथांतर λ/2 का समगुणक हो गया या पथांतर λ/2 का विषम गुणक हो गया, तो वो सब भिन्न भिन्न स्थितियां होंगी जिसको हम देखेंगे। तो जैसे यदि हम स्लिट S1 से पर्दे के मध्य बिंदु O की दूरी कहें, या स्लिट S2 से पर्दे के मध्य बिंदु O की दूरी, मतलब S1O = S2O, यहाँ पर पथांतर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, यहां से इसका और यहां से इसका। तो यहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होगा। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहां पर, O पर, मतलब पर्दे के मध्य बिंदु पर। ये पर्दा है, इसके मध्य बिंदु पर हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगा, चमकीला फ्रिंज हमको प्राप्त होगा। क्लियर है। अब हम बाकी और इस स्थिति पर चर्चा करते हैं, है ना। पर्दे के बिंदु P पर पथांतर बराबर, पर्दे के बिंदु P पर एक तरंग यहां से पहुंच रहा है S1P, दूसरा तरंग यहां से पहुंच रहा है S2P। जाहिर सी बात है S2P ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो ये
S2P माइनस S1P है, और इसकी दूरी पर्दे के बिंदु P की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से कितनी है? x है। तो और क्या क्या यहां पर है चित्र में? OP बराबर x, OQ बराबर OR बराबर कितना है? d/2, या S1R बराबर S2Q बराबर कितना है? d। ये सब है। इसके अलावा और क्या है? OP, हाँ PQ बराबर निकालें तो क्या है? OP माइनस OQ। OP का मान कितना? x, OQ का मान कितना? d/2। ये सब है। इसी प्रकार PR को यदि निकालें, PR बराबर क्या होगा? OP प्लस OR, मतलब x प्लस d/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इस पथांतर को निकालना है। ठीक है, तो कुछ त्रिभुज यहां पर लेंगे। समकोण त्रिभुज S1 PQ में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, समकोण त्रिभुज S1 PQ, ये S1 PQ ये ऐसा समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण। तो कर्ण क्या होगा? S1P, तो S1P का वर्ग बराबर S1Q का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, है ना। सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसा ले सकते हैं। तो S1P का वर्ग बराबर S1Q D है। S1Q मतलब S1Q, ये S1Q होगा और S2R होगा। ठीक है, S2 से R की दूरी, S1 से Q की दूरी। ठीक है, S1Q का D, तो D का स्क्वायर, PQ का वैल्यू यहां से कितना? x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तथा इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? S2PR में, ये S2PR, इसमें क्या हो जाएगा? S2P का स्क्वायर बराबर S2R का स्क्वायर प्लस होगा PR का स्क्वायर, है ना। इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, S2P का वर्ग, S2R का वैल्यू यहां पर D, और ये x प्लस d/2 का स्क्वायर, यहां से PR का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं, सारा चीज समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस S2P का वर्ग माइनस S1P का वर्ग, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का वर्ग माइनस D स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, x माइनस d/2 का स्क्वायर, ये D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका विस्तार करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपान 4 प्लस 2x d/2, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही इसका भी वैसे ही होगा और इन चिन्ह का गुना भी होते जाएगा, माइनस D स्क्वायर अपान 4, और ये माइनस होगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा 2x d/2। ठीक है, ठीक है, विजिबल है, कैमरे में आ रहा है। इसमें भी कुछ टर्म में ये x स्क्वायर d स्क्वायर बाई 4 कैंसिल होगा। यहाँ पर ये 2 को काट दो, 2 को ऐसे
तो क्या बचता है, बहुत क्लियर है ना, क्या बचता है, S2p² माइनस S1p², ये XD और ये XD मतलब 2XD। इसको और क्या लिखा जा सकता है, S2p का वर्ग माइनस S1p का वर्ग, इसको मतलब A² माइनस B² बराबर A माइनस पी और A प्लस बी करते हैं, तो ये हो जाएगा S2p माइनस S1p और S2p प्लस S1p बराबर 2XD। इसके बराबर लिखें S2p माइनस S1p बराबर 2XD बटे S2p प्लस S1p। ठीक है, ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो ये हो जाएगा पथांतर डेल बराबर, ये पथांतर है इन दोनों पद के बीच का अंतर, तो ये हो जाएगा 2XD अपान S2p प्लस S1p। अब एक कंडीशन लगाएंगे, चूंकि P O के अत्यंत निकट होता है, जो व्यतिकरण जब होता है उसमें P और O बहुत पास पास होते हैं, इसलिए S1p बराबर होगा S2p और ये किसके बराबर होते हैं, D के बराबर। ठीक है, मतलब ये लगभग बराबर होते हैं और ये आपस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी D के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार क्या लिखा जा सकता है इसको, पथांतर डेल बराबर 2XD, इसके बदले भी D रखेंगे और इसके बदले भी D रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2XD अपान 2D, 2 कट जाएगा, तो पथांतर डेल बराबर बचता है XD अपान D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पर कि हाँ, जब भी व्यतिकरण होता है तो दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर है वो इससे निकाला जाता है। ये x, p ज़्यादा दूर है तो x ज़्यादा होगा, p पास में तो x कम होगा, बाकी d तो इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी है और कैपिटल D जो नीचे है वो दोनों स्लिट S1 और S2 के तल से पर्दे XY की दूरी है। ठीक है, दीप्त फ्रिंजे मतलब अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होता है, इसके पहले हम देखे हैं पथांतर λ/2 का समगुणक होता है, अर्थात पथांतर बराबर 2n λ/2, λ/2 का समगुणक, 2n एक सम संख्या है, n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, आपको सम संख्या मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2n λ/2 ये डाला, तो इन दोनों से अतः XD अपान D बराबर 2n λ/2, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, हमको x चाहिए यहाँ से n λ/d अपान D। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो ये D ऊपर जाएगा, तो n λ/d अपान D। ये होगा केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से
एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए मतलब न्यूनतम तीव्रता के लिए, है ना, न्यूनतम तीव्रता के लिए पथांतर λ/2 का क्या होता है, विषम गुणक होता है। ठीक है, पथांतर है वो λ/2 का विषम गुणक, अर्थात डेल बराबर 2n+1, n में मतलब 2n सम संख्या था, उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम, है ना, सम संख्या में एक जोड़ो तो विषम संख्या बन जाता है, वही है। और ये λ/2, और फिर इन दोनों को लेंगे, ये तो कॉमन था, किसी के लिए भी था, दीप्त अदीप्त किसी के लिए भी हो सकता है। दीप्त के लिए हमने डेल को इसके बराबर रखा, अदीप्त के लिए इसके बराबर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x d/d, है ना, x d/d बराबर 2n+1 λ/2, x d/d बराबर 2n+1 λ/2। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो ये जाएगा 2n+1 λd, ये d ऊपर गया, ये d नीचे आएगा, अपान 2d। मतलब ये है एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय, एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, और ये है एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। केंद्रीय फ्रिंज कौन सा है, ओ ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जैसे n = 1 रखेंगे, n = 1 2 3, है ना, ऐसा रखते जाएंगे, जैसे इसमें n = 0 1 2 3, ऐसा n = 0 रखोगे तो केंद्रीय फ्रिंज मिलेगा, x = 0 हो जाएगा, n = 1 तो प्रथम दीप्त फ्रिंज, n = 2 तो द्वितीय दीप्त फ्रिंज, n = 3 n = 4 तो तृतीय चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां होंगी। वैसे यहाँ पर n = 1 रखोगे तो प्रथम अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, n = 2 रखोगे तो द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, n = 3 रखोगे तो तृतीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, इस प्रकार मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वैसे यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई निकालना है। है ना, व्यतिकरण का जो पैटर्न एक्चुअली यहाँ पर ये इस प्रकार से है, ये ऐसा, थोड़ा और चौड़ा बना दूं मैं, ये इतना चौड़ा एक दीप्त हुआ, अदीप्त, ऐसा, इस प्रकार से है। ये दीप्त है, ये अदीप्त है, तो हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए। तो दीप्त फ्रिंज है वो किसके बीच बनता है, यहां से यहां तक जैसे दीप्त है तो इन दोनों के बीच बनता है, या ये जैसे दीप्त है
वो इन दोनों के बीच बनता है। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालते हैं। मतलब इसकी और इसकी दूरी, मतलब इसकी और इसकी दूरी, ये इतना मोटा नहीं होता है, पतला होता है। तो ये इसकी और इसकी दूरी, ये NV है, ये उससे एक कम n-1, मतलब ये xn, तो ये xn-1, मतलब nवीं दीप्त फ्रिंज में n-1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी को घटाएं तो वहां पर हमको उसके बीच का जो भी फ्रिंज है, चाहे दीप्त हो या अदीप्त हो, उसकी चौड़ाई निकलेगी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल रहे हैं, बराबर होगा NV अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की दूरी माइनस n-1, उससे एक कम n-1वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, इसको β1 से दर्शाएंगे। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को यहां पर हम β1 से दर्शाते हुए चलते हैं। NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी ये है 2n+1 λd/2d माइनस n+1v करेंगे तो जहां पर n है वहां पर n-1 करना पड़ेगा, n-1, और यहां पर 2 है +1, λd/, क्या होगा 2d। इसको और हल करें, दोनों का लघुत्तम तो खैर 2d आएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये 2n+1, चलो रहने दो, 2n+1 λd माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2n -2 और ये +1 है तो -1 λd। ठीक है, इस फार्मूला का यूज होगा, मैं इसको यहां पर लिख दे रहता हूं, ये NV दीप्त फ्रिंज की दूरी है। ये फार्मूला NV दीप्त फ्रिंज की दूरी है, जब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तब ये यूज होगा। इस प्रकार β1 बराबर, इसको आप सॉल्व करें 2d, यहां पर λd कॉमन निकल रहा है, 2n+1 माइनस 2n+1 हो जाएगा, माइनस का गुना होगा इसमें, तो ये λd या β1 बराबर ये 2n कैंसिल हो जाएगा, 1+1 क्या हो जाएगा 2 λd/2d। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, β1 बराबर λd/d। ये है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, अब ऐसे ही हमको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। है ना, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज किसके बीच में होता है, दीप्त फ्रिंजों के बीच में। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे, दो दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का अंतर या दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, इसको β2 से दर्शाएंगे तो ये होगा NV दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई माइनस इससे एक कम n-1v दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई।
ठीक है। बीटा 2 एनवीं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ये है, अच्छा सॉरी, एनवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, किससे दूरी? केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है। तो ये दूरी है x इक्वल टू एन लैम्डा डी अपान डी, एन लैम्डा डी अपान डी माइनस, ये n के लिए तो यहाँ पर n है, n-1 के लिए n के बदले क्या हो जाएगा? n-1 लैम्डा डी अपान डी। बीटा 2 बराबर निकालेंगे तो ये d, यहाँ बचेगा n लैम्डा डी माइनस, इसको अलग अलग कर दें या चलो रहने दो, n-1 लैम्डा डी, दोनों से लैम्डा डी को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर n माइनस n+1, n-n+1, ये लैम्डा डी कॉमन निकलेगा n, और ये माइनस गुना होगा तो n+1 हो जाएगा, n कटा, तो बीटा 2 बराबर क्या बचा? लैम्डा डी अपान डी। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? बीटा 1 और बीटा 2 दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब बीटा 1 बराबर बीटा 2 बराबर हम केवल बीटा लेते हैं। तो इस प्रकार फ्रिंज चौड़ाई चाहे दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों क्या होता है? समान होता है ना, दोनों क्या होता है? समान होता है, फ्रिंज चौड़ाई दोनों बराबर होती है, चाहे दीप्त फ्रिंज की हो या अदीप्त फ्रिंज की। है ना, इसमें से और थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो, निर्भरता यहाँ पर देख सकते हो फ्रिंज चौड़ाई की। है ना, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/d। है ना, ये 3 फैक्टर है मेन, है ना, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जो प्रकाश तरंग ले रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी, मतलब बीटा r इज ग्रेटर देन बीटा वायलेट। है ना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है तो उसका फ्रिंज चौड़ाई भी ज़्यादा होगा। और बाकी यहाँ पर तो क्लियर है, एस डी क्या है यहाँ पर, S1 और S2 से पर्दे की दूरी है, ये ज़्यादा होगी तो फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी। और स्मॉल डी क्या है यहाँ पर, दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, ये ज़्यादा होगी तो बीटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मुख्य फैक्टर है जो फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करता है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई निकालने का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसको आप अच्छे से करें और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।